नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। आज का हमारा दोस्तों 10वां अध्याय है। उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये उद्योग है, आज का जो 10वां अध्याय है दोस्तों। तो इस उद्योग में क्या क्या आता है जी, इस उद्योग के बारे में हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक चीजें। उसके बाद हम इसके बेसिक पॉइंट्स पे, मुख्य बिंदु पे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए, जो उद्योग सेक्टर होता है दोस्तों, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ये उद्योग दोस्तों आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है जी, द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग, ठीक ना। अब उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है तो इस उद्योग में क्या क्या शामिल होगा। इस उद्योग में दोस्तों शामिल होता है आपका निर्माण, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन इसमें शामिल होता है। दूसरा, इसमें शामिल होता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग शामिल होता है इसमें। विनिर्माण भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण को ही उद्योग कहा जाता है। प्रसंस्करण, प्रसंस्करण प्रसंस्करण को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, उद्योग कहा जाता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर फोकस हम विनिर्माण का करेंगे। किसका? तो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का करेंगे, ना कि कंस्ट्रक्शन का। ठीक, ये उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और इसमें जो निर्माण को पढ़ना रहता है, विनिर्माण को पढ़ना रहता है, प्रसंस्करण को पढ़ना रहता है। इसमें हम ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा विनिर्माण, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ठीक, चलिए देखिए मुख्य बिंदु क्या है। ये मुख्य बिंदु उद्योग से संबंधित। देखिए देखिए बहुत सारा डेटा मिलेंगे, 4000 से ज्यादा डेटा है इकोनॉमिक सर्वे में। सभी डेटा को याद नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों उसी को याद करना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखिए आप। वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र, वही बताया ना, विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, उद्योग में हम ज्यादातर फोकस विनिर्माण क्षेत्र का करेंगे। तो वर्ष 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब राज्य का जो जीडीपी है, स्थिर भाव में, स्थिर भाव योगदान कितना है स्थिर भाव में, तो 55,71,000, 55,71,396 रुपए है। 55,71,396 रुपए क्या है दोस्तों, अनुमानित है, जीडीपी में योगदान है। ठीक, अनुमानित है। नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति लॉन्च किया गया है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में 2024-30। ये कौन से क्रमांक की औद्योगिक नीति है? ये दोस्तों 6वें क्रम की, 6वें क्रम की औद्योगिक नीति है ना। इसी को नई औद्योगिक नीति 2024-25 कहा गया है। कौन से क्रम की है? तो 6वें क्रम की है। इसका टाइम क्या है? तो 1 नवंबर 2024 से ये 31 मार्च 2031 तक, 31 मार्च 2030 तक, मतलब कब से कब तक प्रभावी रहेगा? तो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक यह औद्योगिक नीति क्या रहेगा जी? प्रभावी रहेगा, लागू रहेगा। ठीक, तो नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में जो निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया गया है, प्रमोट किया गया है। तो निवेश प्रोत्साहन, स्टार्टअप योजनाएं, निवेश प्रोत्साहन हो गया, स्टार्टअप योजनाएं हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लागू की गई है। तो नई औद्योग नीति के तहत दोस्तों पैकेज लागू की गई है। किसके किसके लिए पैकेज? तो निवेश प्रोत्साहन के लिए क्या पैकेज है, इसका लागू किया गया है। एससी एसटी के लिए दोस्तों विशेष पैकेज लागू किया गया है और स्टार्टअप योजना के लिए भी पैकेज लागू किया गया है। आगे में हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। राज्य में वर्ष 2023-24 में लगभग, ये इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों सब भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना जो मैं बताने जा रहा हूं अभी। बात कर रहा हूं मैं राज्य में वर्ष 2023-24 में ना,
वर्ष 2023-24 में लगभग 20,100 करघों पर लगभग 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। 2023-24 में दोस्तों 20,100 करघों पर 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट एवं अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से क्या दोस्तों रोजगार में संलग्न है। तो देखिए कितनी बड़ी आंकड़ा है, 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों रोजगार के लाभ ले रहे हैं। ठीक ठीक, ये आईएमपी डेटा है, याद रखना है, आईएमपी है ये। ठीक, देखिए दूसरा, वर्ष 2024-25 में कुल 717.97 लाख नग नैसर्गिक कोसा का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है तथा 23,932 हितग्राही लाभान्वित करना प्रस्तावित है। 2024-25 में ना नैसर्गिक कोसा का अर्थात नेचुरल जो कोसा होता है इसका उत्पादन करने के लिए प्रस्तावित है इतना। इसमें हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए 23,932 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित है। माह सितंबर 2024 तक कुल 266.513 लाख नग कोसा का संग्रहण हो चुका है, जिसमें से कुल 9,277 हितग्राही श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं। लक्ष्य था इतना लाभान्वित करने का, लेकिन कितना हो पाया, 9,277 श्रमिक। ठीक है, ठीक, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे याद होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ भी मैं आईएमपी लिख देता हूं जी। देखिए, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 9 उत्पादन केंद्र ग्रामोद्योग ना, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र कहाँ कहाँ, तो कुंवरगढ़, कहाँ, एक कुंवरगढ़, दूसरा सारागांव, दूसरा क्या है सारागांव, तीसरा मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा, बिलासपुर, मतलब तिफरा बिलासपुर में ही है, हरदी बाजार, देवरबीजा, डिमरापाल संचालित हैं। तो 9 उत्पादन केंद्र किसके द्वारा संचालित हैं, तो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा संचालित है जी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अब कुछ चीजों पे, तथ्यों पे हम बात करते हैं। देखिए, देश के आर्थिक विकास में औद्योगिकीकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। जब देश को दोस्तों आर्थिक विकास चाहिए या आर्थिक समृद्धि चाहिए, तो दोस्तों हमारे देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। जब औद्योगिकीकरण होता है ना, तो रोजगार का सृजन होता है। क्या, रोजगार का सृजन होता है, तो बेरोजगारी में कमी आती है। बेरोजगारी में कमी आती है ना, तो हमारा जो जीवन स्तर है वो उच्च हो जाता है। जीवन स्तर क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। इसलिए औद्योगिकीकरण पे फोकस करना आवश्यक है दोस्तों। ठीक ना, उद्योग विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करती है। ठीक, तो रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ अनेक प्रकार के वस्तुएं उत्पादित करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी एवं सुशासन होने की अतिरिक्त गुणवत्ता युक्त निर्बाध विद्युत, अपार खनिज संपदा, शांत श्रम माहौल तथा आधारभूत औद्योगिक ढांचे की उपलब्धता होने के कारण यह निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि को बढ़ावा देते हुए बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास से इन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा वृद्धि एवं भागीदारी तालिका में दर्शाई गई है। चलिए, तो हमारा दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र का, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का राज्य के जीडीपी में, राज्य सकल घरेलू राज्य उत्पाद में मेरे प्यारे बच्चों, मतलब
राज्य के सकल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, उसका प्रतिशत हिस्सा कितना है, प्रतिशत वृद्धि कितना है, इसी को बताना है। ठीक है, चलिए ये है, इस टेबल को याद कर लेना है। ठीक, ये टेबल को याद कर लेना है। तो योगदान कितने हैं पैसा में पूछे दोस्तों, निर्माण क्षेत्र पढ़ चुके हैं 55,71,71,396। अगर लाख में पूछे, रुपए में पूछे, रोकड़ा में पूछे तो बताना है क्या, 55,71,396। वृद्धि पूछे, प्रतिशत वृद्धि पूछे दोस्तों, तो आपको बताना है 2024-25 में कितना, 6.12% क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यदि हिस्सा प्रतिशत में पूछे, कितना हिस्सा है प्रतिशत में पूछे, तो 18.13% बताना है, 18.13% बताना है। दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत कब रहा, ठीक, सर्वाधिक दोस्तों वृद्धि प्रतिशत कब रहा, इसमें भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहले, हाँ अब यहाँ कुछ पॉइंट निकल के आएंगे, ये पॉइंट को आपको याद करना है। जो ये बॉक्स बना हुआ, ये बना हुआ है दोस्तों, ये किसको दर्शाता है, ये योगदान प्रतिशत को बताता है, योगदान प्रतिशत को, कितना योगदान है, किस वर्ष योगदान ज्यादा रहा। ठीक, ये जो ये वाला जो लाइन है दोस्तों, ये वाला जो लाइन है, ये योगदान को बताता है, लाख में रुपया में बताता है योगदान को, और ये दोस्तों वृद्धि को बताता है, जो रेड रेड का लाइन है ये वृद्धि को बताता है। ठीक, तो पहली बात आपको बताना है, सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत कौन से ईयर में रहा है, सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत। जब अब ग्राफ में देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक वृद्धि ये वाला यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब 11.42, 11.42 सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत कब रहा है, तो 2021-22 में, याद रखना है। यहां लिख देता हूं, सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत कब, तो दोस्तों 2021-22, 2021-22 में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है ना। 2000 देखिए 2024-25 में वृद्धि कितने है, 6.12 है। सबसे ज्यादा वृद्धि कब था, तो सबसे ज्यादा वृद्धि दोस्तों 2021-22 में था, किसका, तो विनिर्माण क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का याद रखना है। ऋणात्मक वृद्धि प्रतिशत कब रहा है, ऋणात्मक वृद्धि प्रतिशत कब रहा है दोस्तों, तो ऋणात्मक वृद्धि प्रतिशत देखिए आप कब, तो 22-23 में, देखिए 22-23 में -3.44, -3.44 कब रहा है ऋणात्मक वृद्धि प्रतिशत, पूछेगा आपसे, ऋणात्मक वृद्धि प्रतिशत पूछेगा तो कब था, तो 2000, याद रखना 22-23, 2022-23 में दोस्तों ऋणात्मक वृद्धि प्रतिशत रहा है जी, ऋणात्मक वृद्धि प्रतिशत 2022-23 में रहा है, इसको आपको नहीं भूलना है मेरे प्यारे बच्चों। सर्वाधिक हिस्सा, सर्वाधिक हिस्सा दोस्तों, हिस्सा पूछेगा, योगदान, सर्वाधिक हिस्सा योगदान पूछेगा कब रहा है, तो 2021-22 में देखिए सबसे ज्यादा हिस्सा 21.28, तो 21-22 में सर्वाधिक हिस्सा रहा है, सर्वाधिक हिस्सा कब था, तो 2021-22 में, 2021-22 में कितना है, तो 21.28% सर्वाधिक हिस्सा था, याद रखना है। न्यूनतम हिस्सा कब था, न्यूनतम हिस्सा कब है दोस्तों, तो न्यूनतम हिस्सा देखिए अब है, न्यूनतम हिस्सा, मतलब न्यूनतम हिस्सा ये नहीं है, न्यूनतम हिस्सा तो ये है दोस्तों, ये हिस्सा है ना, तो न्यूनतम हिस्सा 18.13, मतलब 2024-25 में दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र का न्यूनतम हिस्सा रहा है, न्यूनतम हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र का कब रहा है दोस्तों, तो 2024-25 में ही रहा है जी, याद रखना है। ठीक, तो इस यहां से क्या क्या, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि याद करना है, कौन से ईयर में था, ऋणात्मक वृद्धि कब दर्ज की गई थी, कौन से ईयर में, ये याद रखना है। सर्वाधिक हिस्सा प्रतिशत बताने, कौन से ईयर में सबसे ज्यादा शेयर था, उसके बाद दोस्तों सबसे कम शेयर बताना है आपको, मतलब न्यूनतम हिस्सा कब रहा है, इसको भी आपको बताना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना, चलिए फटाफट हम देख लेते हैं इसका क्या है प्रोसीजर, इसको हम चर्चा कर लेते हैं जी। ठीक है जी, ठीक ठीक, चलिए
ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ चीजों को और समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब ये चीजों को देखो, नई औद्योगिक नीति है। नई औद्योगिक नीति 6वें क्रम की औद्योगिक नीति है, ये याद रखना है। कब से कब तक लागू है दोस्तों? तो यह 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी, प्रभावी रहेगी। इसके माध्यम से दोस्तों औद्योगिक राज्य बनाना है हमारे छत्तीसगढ़ को, ठीक ना। तो ये टेबल है, इस टेबल को आप पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, कुछ चीज बात जैसे ब्याज अनुदान, ब्याज पर कितना प्रतिशत अनुदान, 15, ये पूछेगा नहीं, लेकिन मोट रफली आपको यहाँ का दोस्तों पढ़ लेना है जी, ठीक ना। ये पूछेगा नहीं, नहीं किसी बुक में, मतलब कोई भी कोचिंग की बुक में ये सब चीजों को मेंशन नहीं किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी कभी नहीं बना है, ठीक ना। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब किताब पढ़ेंगे, जब आप दस्तावेज को पढ़ेंगे, थोड़ा सा रफली निगाहों में पढ़ लेना है, ठीक। यहाँ पर दोस्तों निवेश प्रोत्साहन के लिए एक फंड का प्रयोग किया गया है, एक शब्द का प्रयोग किया गया है, कॉर्पस फंड। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉर्पस फंड क्या होता है। तो दोस्तों नई औद्योगिक नीति के तहत एक फंड चर्चा में है, एक फंड चर्चा में है, उस फंड का नाम क्या है? तो कॉर्पस फंड। क्या जी? तो कॉर्पस फंड। क्या फंड? तो दोस्तों कॉर्पस फंड याद रखना है, कॉर्पस फंड, ठीक। क्या है कॉर्पस फंड? तो निवेश प्रोत्साहन, नई औद्योगिक नीति के तहत निवेश प्रोत्साहन के तहत कॉर्पस फंड चर्चा में है। कॉर्पस फंड क्या है? तो स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु, जो स्टार्टअप इकाई है दोस्तों, यूनिट्स हैं, उसको बढ़ावा देने हेतु पृथक से राज्य शासन द्वारा, पृथक से राज्य शासन द्वारा राशि रुपए 50 करोड़ के कॉर्पस फंड का निर्माण। तो कॉर्पस फंड में कितने पैसे? तो 50 करोड़ याद रखना है। उक्त कॉर्पस फंड से स्टार्टअप इकाइयों को निम्नानुसार सहायता प्रदान किया जाएगा। तो इस कॉर्पस फंड में दोस्तों कितने करोड़ हैं? तो 50 करोड़ रुपए हैं। इसी में से पैसा निकालकर सहायता राशि प्रदान किया जाएगा, ठीक। क्या क्या? तो स्टार्टअप इकाइयों को प्रारंभिक चरण में इंक्यूबेशन सेंटर की अनुशंसा के आधार पर सीड फंडिंग के रूप में 5 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा, सीड फंडिंग के रूप में। उत्पादन कार्य प्रारंभ के 6 माह पश्चात संचालन हेतु 3 लाख की सहायता प्रदान किया जाएगी। स्टार्टअप इकाइयों द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ के 18 माह पश्चात निरंतर संचालन एवं विकास हेतु 3 लाख रुपए। तो 5 3 3 याद रखना है, 5 लाख 3 लाख 3 लाख, लेकिन कॉर्पस फंड याद होना चाहिए, उसमें कितना पैसा? तो 50 करोड़। क्रेडिट रिस्क फंड, क्रेडिट रिस्क फंड क्या है दोस्तों? देखिए, राज्य में स्थापित होने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु पृथक से राज्य शासन द्वारा राशि का 50 करोड़ के क्रेडिट रिस्क फंड का निर्माण किया गया है। 50 करोड़ के क्रेडिट रिस्क फंड। तो दोस्तों कॉर्पस फंड 50 करोड़ का, क्रेडिट रिस्क फंड भी कितना है? तो 50 करोड़ का। इसके माध्यम से दोस्तों सहायता राशि प्रदान किया जाता है निवेशकों को, अर्थात निवेशक को, इन्वेस्टर को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। किराया अनुदान, स्टाम्प शुल्क, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। देखिए, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज है। तो SC ST के प्रोत्साहन के लिए दोस्तों कुछ पैकेज है। ये पैकेज पूछा नहीं जाएगा, बस वही है जो पिछला पढ़े, इसी को भी एक थोड़ा सा पढ़ लेना है रफली निगाहों में, ठीक है। अब कुछ योजनाओं के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, तो MSME के बारे में दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए। मैं आशा करता हूं, ऐसे मान के चलता हूं कि MSME के जो कंसेप्ट होता है वो पढ़ चुके होंगे आप, ठीक ना। सबसे ज्यादा दोस्तों रोजगार MSME सेक्टर देता है हमारे भारत में जी, ठीक ना। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल गठित है। काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त, संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक ना। तो काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त होते हैं, याद रखना है, संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं इसमें जी, काउंसिल है प्रकार। अब कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न
योजनाओं के बारे में मेरे दोस्तों विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि दोस्तों आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए जी। तो छत्तीसगढ़ शासन की स्वरोजगार योजनाएं के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दोस्तों स्वरोजगार के संबंध में योजना संचालित की जा रही है। स्वरोजगार के संबंध में, ठीक, क्या योजना है जी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा? याद रखना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राज्य के युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से ना, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, इस राज्य के जो युवा वर्ग है, युवा जो यूथ होते हैं जी, आप भी युवा हैं तो आपको भी टारगेट किया गया है इसमें, तो आपको भी टारगेट किया गया है। तो आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, ठीक, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए, आपको आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, आपके कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग हो, आपके कार्य क्षमता का दोस्तों पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार, मतलब स्वरोजगार, स्वयं का रोजगार क्या क्या हो सकता है? उद्यम के क्षेत्र में हो सकता है जी, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो उद्यम के क्षेत्र में, या सेवा के क्षेत्र में हो सकता है, सर्विस सेक्टर में हो सकता है, या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है दोस्तों। प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं की। तो दोस्तों यदि कोई युवा स्वयं का रोजगार प्रारंभ करना चाहता है, कोई उद्यम प्रारंभ करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, या वह सर्विस क्षेत्र में कोई काम करना चाहता है, तो बैंक से दोस्तों ऋण लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है। बैंक से आप ऋण लेने जाएंगे तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों होने वाली जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है, ठीक। तो आपको दोस्तों बैंकों की समस्या को दूर करने के लिए, जैसे आप ऋण लेने जाएंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा क्रेडिट गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है। तो राज्य शासन द्वारा क्या भुगतान किया जाता है, पेमेंट किया जाता है जी? तो क्रेडिट गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क, सर्विस ड्यूटी क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है, तथा मार्जिन मनी अनुदान अधिकतम 1.5 लाख रुपए व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं, ठीक। तो ऋण की सीमा क्या है? यदि आप विनिर्माण उद्यम प्रारंभ करना चाहते हैं, विनिर्माण उद्यम, तो परियोजना लागत अधिकतम कितने लाख का होना चाहिए? 25 लाख का। जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो अधिकतम 25 लाख का हो सकता है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट, ठीक है। विनिर्माण उद्यम करना चाहते हैं। यदि आप सेवा के क्षेत्र में उद्यम करना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में उद्यम प्रारंभ करना चाहते हैं, हो सकता है आप कोचिंग खोलना चाहते हैं या कहीं और कुछ खोलना चाहते हैं, IT सेक्टर स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों अधिकतम लागत 10 लाख का ऋण मिल सकता है जी। ऋण अधिकतम 10 लाख रुपए का क्या मिल सकता है? ऋण मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको अधिकतम दोस्तों इस लागत क्या 2 लाख तक ऋण मिल सकता है। 2 लाख में आप सब्जी बेच सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा आप क्या व्यवसाय कर सकते हैं जी? सब्जी बेच सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक ना, ठीक। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की राशि लाख में, तो 2024-25 में दोस्तों कितना लाख की, मतलब 2023-24 में कितना लाख राशि के इसमें वो किया गया था, मार्जिन मनी था दोस्तों, तो 2 इतना है ये आपका करोड़ में, ठीक। लेकिन वर्तमान में याद रखना है दोस्तों 2024-25 में मैं सितंबर 2024 की स्थिति में बात करूं, सितंबर 2024 की स्थिति में बात करूं तो एक घटना हुआ। क्या घटना? वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बंद की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बंद की गई है। इसके स्थान पर उद्यम क्रांति योजना लागू की जा रही है। तो इसके स्थान को रिप्लेस करके उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया गया है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के स्थान पर उद्यम क्रांति की शुभारंभ की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उद्यम क्रांति को नहीं भूलना है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बंद की गई है, इसके स्थान पर उद्यम क्रांति योजना लागू की जा रही है। उद्यम क्रांति योजना लागू की जा रही है, ठीक। अब केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना,
केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना हम पढ़ चुके हैं, केवल एक ही स्वरोजगार योजना है, उद्यम क्रांति योजना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उद्यम क्रांति योजना संबंधित है स्वरोजगार योजना से, विकास योजना से, पूछा जा सकता है मनरेगा योजना से। तो आंसर होगा दोस्तों यह है आपके स्वरोजगार योजना से। अब हम केंद्र शासन की स्वरोजगार योजनाओं पे हम चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की दोस्तों जो स्वरोजगार योजना है, इन स्वरोजगार योजना पे हम क्या जी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना पे, ठीक ना। देखिए तो क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं भूलना है नहीं भूलना है जी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं भूलना है। कब से प्रारंभ हुआ था आपसे पूछे तो अगस्त 2008 आंसर लेना है। अगस्त 2008 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की क्या हुई थी जी, शुरुआत हुई थी। अगस्त 2008 से दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। अब उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को भी टारगेट किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र को भी टारगेट किया जाता है, ठीक ना। तो देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ठीक है। परियोजना लागत क्या है मेरे दोस्तों, परियोजना लागत क्या है, यदि विनिर्माण क्षेत्र का है तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए का ऋण मिल सकता है। सेवा एवं व्यवसाय करना चाहता है तो अधिकतम दोस्तों 20 लाख रुपए का क्या मिल सकता है, ऋण मिल सकता है, ठीक है। तो 50 लाख 20 लाख को याद रखना है, 50 लाख 20 लाख को बस आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक जी। ठीक, ऋण की सीमा क्या है, यदि आप विनिर्माण क्षेत्र में हैं तो आपको 50 लाख, यदि सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में है तो 20 लाख। लाभार्थी का अंशदान कितना रहेगा इसमें मेरे दोस्तों, लाभार्थी का अंशदान कितना रहेगा ये पूछा जा रहा है इसके तहत। तो लाभार्थी का अंशदान दोस्तों 10% रहेगा, सामान्य वर्ग के लिए कितना, तो 10% अंशदान रहेगा लाभार्थियों का जी। लाभार्थियों का अंशदान कितना है, तो 10%। यदि मैं अजा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य की बात करूं तो 5% इसका अंशदान रहेगा। अनुदान की दर क्या है, तो सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग शहरी के लिए 15% और ग्रामीण के लिए 25%। शहरी के लिए दोस्तों 15%। परियोजना पर लागत और सब्सिडी की दर है जी। अनुदान की दर मतलब क्या है, सब्सिडी दी जाएगी। तो सामान्य वर्ग में शहरी वर्ग के लिए दोस्तों 15% की सब्सिडी, ग्रामीण क्षेत्र में 25% की सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दी जाएगी। वही मैं अजा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य की बात करूं तो शहरी क्षेत्र के लिए 25% अनुदान है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 35% अनुदान है। पात्रता क्या है, तो आयु 18 से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए जी, 8वीं पास। स्व सहायता समूह सोसाइटी भी पात्र है, स्व सहायता समूह सोसाइटी भी इसमें क्या होते हैं, पात्र होते हैं, ठीक ना। चलिए 2024-25 में दोस्तों इतना खर्च किया गया है जी, मार्जिनल राशि मनी क्या है इसका, तो 1283। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना भारत शासन की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना वर्ष 2020-21 से संचालित है। तो कब से संचालित है मेरे प्यारे बच्चों, तो 20-21 से संचालित है। कब से, तो 20-21 से संचालित है, आपको ये बात नहीं भूलना है, 20-21 से संचालित है, ठीक। योजना में खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा उन्नयन हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग क्या इकाइयों का क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। परियोजना के सर्वाधिक ऋण का 35% अधिकतम 10 लाख तथा अनुदान दिया जाता है, 10 लाख तक अनुदान दिया जाता है। अनुदान में भारत शासन का 60% तथा राज्य शासन का
40% भागीदारी होती है जी। परियोजना की सर्वाधिक ऋण का 35%, अधिकतम 10 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। अनुदान में भारत शासन का 60% तथा राज्य शासन का 40% होता है, याद रखना है। वित्त पोषण, ठीक, इतना, ठीक ना। चलिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास सम्मान योजना, कौशल सम्मान योजना पढ़ते हैं जी। ठीक है, श्रमिकों के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा ये आपका योजना है, याद रखना है। ठीक, देखिए, कारीगरों तथा शिल्पकारों, जो कारीगर भाई बहन है हमारे, या जो शिल्पकार है, मूर्ति शिल्पकार, काष्ठ शिल्पकार, तो इनकी पहचान कर उनको उनके कौशल विकास, मतलब उस स्किल में विकास करना, कौशल विकास कर उन्नत किट दिए जाने के उद्देश्य से 11 सितंबर 2023, इसमें विश्वकर्मा जयंती था, 11 सितंबर 2023 से केंद्र शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। केंद्र शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 18 ट्रेड तथा बढ़ाई नाव बनाने वाले, 18 ट्रेड और बढ़ाई इसमें शामिल है, नाव बनाने वाले, अस्त्रकार, लोहार, लोहे के औजार का निर्माता, तालासाज, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, राजमिस्त्री, झाड़ू निर्माण, खिलौना निर्माण, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, जाल निर्माण तथा उन्नत प्रशिक्षण 15 दिवसीय दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरांत राशि रुपया कितना दिया जाता है दोस्तों? 15,000 रुपए। प्रशिक्षण उपरांत दोस्तों राशि कितना दिया जाता है जी? तो 15,000 रुपया। प्रशिक्षण उपरांत राशि कितना दिया जाता है? 15,000 रुपया राशि का प्रोत्साहन दिया जाता है। 15,000 का किट तथा आवश्यकता अनुसार बैंक ऋण 1 लाख, 5% के रियायती ब्याज दर पर तथा 18 माह हेतु भुगतान उपरांत 2 लाख 30 माह हेतु दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में योजना का प्रभाव क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक, तो कुल आवेदन तो नहीं पूछेगा, बैंक ऋण का प्रथम किस्त ये भी नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों, ये भी आपके 2014 में शुभारंभ हुआ, 15 में शुभारंभ हुआ था मुद्रा योजना का, 8 अप्रैल 2015 को। ठीक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। क्या? सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा हेतु। तो उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण। एक होता है शिशु ऋण, अधिकतम 50,000 तक शिशु ऋण दिया जाता है। दूसरा होता है किशोर ऋण, 50,000 से 5 लाख तक ऋण दिया जाता है। तरुण ऋण 5 लाख से अधिक 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। ठीक ना, ये ऋण के विवरण है। ये विवरण आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा जी। ठीक, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल। ठीक, तो कल से दोस्तों आज का इतना ही। कल से दोस्तों हम औद्योगिक विकास के बारे में, मतलब स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र और पार्क के बारे में चर्चा करेंगे। पार्क, उसके बाद दोस्तों रेशम उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद यह टॉपिक पूर्णतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।